एक ऑपरेशन किया था। रोज ऑलमोस्ट 4 दिन का ऑपरेशन था। हम लोग भी रेडियो कांटेक्ट के बाहर की रेंज पे थे। 4 अलग अलग टुकड़ियाँ थी। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ पर पहुँचे थे, और जो टारगेट था उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। अभी चॉइस ये थी कि उसको एलिमिनेट कर दें लॉन्ग डिस्टेंस पे, कि उसको आ, पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों चीज़ों के अलग अलग रिस्क हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया। मेरा वो सेकंड प्रोबेशन का टाइम था, और हम लोग जो आउटडोर ड्यूरेशन होता है उसके लिए जा रहे थे। तो इट्स 7-8 days का एक्सरसाइज फॉलोड बाय एस्केप एंड एवेजन। तो जब हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, तो हमारे साथ में जो हमारे साथ के प्रोबेशन करने वाले, तो छोटा सा ट्रांजिस्टर था। तो अब हम तो जो है लीडर थे, तो इसलिए हम लोग लगे हुए थे नेविगेशन ये सब में। तो हर थोड़ी देर में आता था कि कैसे करना पड़ता है। कुछ लोगों का युद्ध अलग है। सैनिक का युद्ध जो है वो सभी प्रकार का होता है। उसको मॉरल चॉइसेस भी, यानी नैतिक क्या है, उसका भी युद्ध जो है पार करना होता है। उसको आ, अपने अंदर से पूरी क्षमता से दूसरे इंसान को ध्वस्त करना, उसको मार डालना, उसके लिए भी तैयार होना पड़ता है। और उसके पास ये लग्जरी नहीं होती है कि वो सोच विचार करे कि दूसरी तरफ क्या एक इंसान है। नहीं, वो उसका काम ही युद्ध है। और उस युद्ध में क्या है, कहना बड़ा अजीब लगता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप युद्ध करते ही हो ना दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आ, इसमें यानी कोई डाइकोटमी नहीं है। सुलझा हुआ इंसान और योद्धा दोनों एक जैसे हैं। कंटेन्ड मॉन्स्टर इज वन वे ऑफ सेइंग कि आप अंदर से जो है पूरी तरह से सक्षम और तैयार हो, पर आप वो करते तभी हो जबकि जरूर। हेलो और पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। नाउ आई फील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतनी डिफरेंट फर्टर्निटीज से, इतनी डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज से मैं बात कर पा रहा हूँ आजकल, और आप लोग भी पसंद कर रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। मैंने जब भी पैरा एसएफ के सोल्जर से बात करी है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है शायद लोगों को, वो कहानियाँ होती हैं जो प्रोबेशंस के बारे में होती हैं। मेरे को ऐसा लगता है इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे सोल्जर्स फिजिकली और मेंटली अपने एक्सट्रीम पे टेस्ट होते हैं। अगर मैं इस प्रोसेस की बात ना भी करूँ तो मेरा ये मानना है कि एक्सट्रीम्स पे ही शायद हमारी पर्सनालिटी बनती है, जब अंदर से वो आवाज़ आती है कि शायद हम कौन हैं और शायद हम कौन नहीं हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। सर ने अपनी टीम के साथ मिल के जो कई एक्सरसाइज हम देखते हैं जो टीवी पे, जहाँ पे मेंटली लोग टेस्ट होते हैं, चाहे वो स्लीप डिप्रिवेशन हो, और यानी कि जहाँ लोग सो नहीं रहे हैं और वो मल्टीपल कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या फिर इंडिया का पहला वर्टिकल विंड टनल हो, उसको बनाने में भी सर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अपनी टीम के साथ। और ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द 21 पैरा एसएफ, और भी बहुत कुछ है। बट उससे पहले लेट्स वेलकम शिरीष पांडे सर ऑन द पॉडकास्ट। सर थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस। धन्यवाद अरुण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिसनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो हमारी बातचीत रहेगी उससे सभी को एंजॉयमेंट भी होगा, और साथ में कुछ जो क्लैरिटी चाहिए होती है क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, वो भी मैं दे पाऊंगा। धन्यवाद। डेफिनेटली सर। लिसनर्स के साथ साथ मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गेन होता है। फील वेरी सेल्फिश समटाइम्स देयर, बट सर मेरे नेफ्यू है, और वो मुझसे ना कई क्वेश्चंस पूछता रहता है कि चाचा ये क्या होता है, ये कैसे होता है। तो इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करते हुए मैं आपके और जो पॉडकास्ट है वो सुन रहा था। वहाँ पे आप शायद बता रहे थे कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो वो पीरियड था 71 वॉर का शायद, जब आप छोटे थे। जी। तो उस टाइम पे आप कई कहानियां शेयर की जहाँ पे ब्लैकआउट्स हो रहे थे, या फिर हमें एज अ ड्रिल जो है सेफ जगहों पे ले जाया जाता था। हम बहुत ब्लेस्ड हैं सर एज अ जनरेशन कि हम लोग इतने सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, और आज भी बड़े हो रहे हैं कि ये चीज़ें हमें कहानियों में सुनने को मिलती है। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप? अगर आज के, अगर आपको किसी को ये बात बतानी हो कि वो एक्सपीरियंस
बी कैसा था? अरुण, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शायद जो भी मैंने बाद में अपनी ज़िंदगी में अभी तक किया है उसका शुरुआत वहीं से हुई। क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि 4 साल की उम्र में आपको एयर रेड वार्निंग्स के लिए तैयार करना, आज अलग अलग चीज़ें, उस वक्त बड़ी होम गार्ड वाले थे, वो क्लासेस लेते थे कि अगर बॉम्ब गिरता है तो उससे बचने के लिए जो है आपको घर के वो जो कोने वाली जो दीवार होती है, यानी जो कोने होते हैं वहाँ पे खड़े होना चाहिए, नहीं तो जो डोर के जो लिंटन होते हैं उसके नीचे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो कोलैप्स नहीं करते हैं। आई मीन, तो अब आप सोचिए कि अगर कोई 4 साल का हो और उसको ये सब चीज़ें एक्चुअली सिखाई जा रही हैं, और वो देख रहा है कि टॉर्च के ऊपर जो है कार्बन पेपर लगा करके उसमें एक छोटा सा छेद छोड़ देना जिसमें कि लाइट जा रही हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। एक बच्चे के लिए तो जो है यानी एक एडवेंचर हो जाता है, और जब एडवेंचर होता है तो फिर वो आपके ऊपर छाप छोड़ता ही है। और जैसे मेरे साथ था कि मेरे नाना जी जो थे वो खुद एक सैनिक थे, इन्फेंट्री मैन थे वो भी, तो उनके साथ ये सारी चीज़ें रिप्राइज करना और वो फिर अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बताते थे, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से। ये जो वो जो दौर था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और जहाँ तक आज के जनरेशन के लिए है, तो मेरा ये मानना है कि हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस हैं। हमारे समय जो था इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, पर इंफॉर्मेशन का फ्लो इस तरह से नहीं था जो कि आज है। पर जैसे कि आपके जनरेशन ने शायद देखा होगा कि कारगिल में, राइट, अभी जो पूरे दुनिया में ऊपर नीचे चल रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे मिडल ईस्ट में इसराइल वर्सेस दूसरे कंट्रीज हो, ये आपके घर में पहुंच जाता है, राइट। इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा इमीडिएट है। तो ये एक अलग चैलेंज है, राइट। और आप लोग उसको चैलेंज को, ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का जो चैलेंज है उसको बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। तो मेरे हिसाब से कि ये आप लोगों की शक्ति है कि आप लोग कैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्टिल कर लेते हैं और अलग रख लेते हैं। तो सबके अपने अपने, हर दौर का अपना एक अंजाम होता है। यस सर, इनफैक्ट मैं कर्नल शिवेन सर से बात कर रहा था, 7 पैरा सर से थे, तो उनका भी क्लियरली शायद वर्ड्स थोड़े ऑब्वियसली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, बट जो सेंट्रल क्रक्स था वो मोर और लेस सर जो आप कह रहे हैं वही था। आपके सर, मैं जब और कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, आपके नाना जी का जो इम्पैक्ट आपने कई जगह मेंशन किया कि हाउ प्रोमिनेंट इट वाज, कि आप उनसे कहानियां सुनते थे, एंड वो कहानियां शायद आपके लाइफ में एक तरीके का पोल स्टार बन गई, मतलब जहाँ पे रेफरेंस के लिए आप, मतलब यू नो, वन गोज आफ्टर इट। तो ये किसी की लाइफ में सर कितना इम्पैक्ट डालता है आपके हिसाब से टू शेप अप द पर्सनालिटी? मेरे हिसाब से तो बहुत ही फंडामेंटल इम्पैक्ट है ये। आप सोचिए कि आपके बचपन की जितनी भी यादें हैं, अगर वो इस तरह की कहानियों के साथ जुड़ी हो तो वो तो आपके लिए एकदम सेंट्रल हो गया ना। यानी इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। सारे जो ज़िंदगी के जो लेसन्स होते हैं वो आपको इससे मिलते हैं। जैसे कि एक लीडर को क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो लीडर है उसको, वो अपने आप को दूसरों के जैसा बराबर नहीं कर सकता है। उसको कम नींद मिलेगी, उसको जिम्मेवारी ज़्यादा मिलेगी, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब दूसरे लोग आराम कर रहे होंगे तो वो काम कर रहा होगा, ये बड़ा नॉर्मल है। और वो दूसरों को वो करने के लिए नहीं बोल सकता जो कि वो खुद नहीं करने के लिए तैयार है। तो इस तरह की ये जो लेसन है बड़े फंडामेंटल हैं लीडरशिप के लिए। और मेरे विचार से जो उन्होंने मेरे को सिखाया, भले ही अपने कहानियों के माध्यम से, पर वो मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आज मैं जो भी जिस तरह से सोचता हूँ या सिचुएशन के लिए रिएक्ट करता हूँ,
उनकी बताई हुई चीज़ों का जो है बहुत बड़ा योगदान है। Yes, sir. This is something I have felt ki the right role model to look up to, because I think even at my age I look up to people, you know, that how I should do things, because जो मैं कर रहा हूँ वो मैं पहला इंसान तो हूँ नहीं जो कर रहा हूँ। मेरे से पहले भी कई लोग आए हैं जिन्होंने सिमिलर चैलेंजेस फेस किए एंड दे हैव कैरीड थ्रू दैट थिंग बहुत अच्छे से। सर, एक चीज और इम्पैक्ट बहुत डालती है आजकल, वो है मूवीज। तो आपकी की किसी पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था कि शायद जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो प्रहार मूवी की शूटिंग वहीं पे शायद चल रही थी या आप उसकी विसिनिटी में थे। तो वो मूवी आई थिंक नाना पाटेकर की, और जिन लोगों को नहीं पता है, कमांडो या आर्मी से रिलेटेड वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवीज में से एक है। और हाउ डू यू थिंक सर आजकल की मूवीज, या अगर मैं प्रहार की भी बात करूं, कैसे कैप्चर कर रही है इस प्रोसेस को? हाउ डिफरेंट और सिमिलर इट इज विद व्हाट हैपेंस? तो सबसे ये जैसे आपने बोला कि हम लोग उस वक्त अपना कमांडो कोर्स कर रहे थे। हमारे टाइम पे कमांडो कोर्स कहलाता था, आजकल घातक कोर्स कहलाता है। और उसी दौरान उसकी जो है एंड की शूटिंग चल रही थी। तो हम लोग ने यानी नाना पाटेकर जी को देखा, उनके साथ के लोग जो थे उनको भी देखा। अभी आप करिए बात की वो पिक्चर और आज की जो पिक्चर है, तो पहली चीज़ तो है कि पिक्चर और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। देखिए, जो आप अनुभव करते हैं, जो आप झेलते हैं फिजिकली, राइट, मेंटली, उसको चलचित्र के जरिए दिखाना एकदम सही तरीके से थोड़ा सा मुश्किल है। और उसको यानी कैसे मैं बोलूँ, आप यानी वो जो फिल्म डायरेक्टर है वो लिबर्टीज लेता है दिखाने के लिए। साथ ही में टेक्नोलॉजी का भी वो है। और उस ज़माने की जो सोसाइटी थी, तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त बहुत ही स्पार्स काइंड ऑफ, अगर आप उस मूवी को देखें तो बहुत स्पार्स टाइप का है कि ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं हैं। जो लोग हैं वो भी बड़ी नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं, कोई खास हीरोइक या वो जो एक टर्न आउट जो है वो अलग से नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा है। वही चीज़ अगर आप आज देखें तो जो सेंट्रल कैरेक्टर होगा, उसका जो इक्विपमेंट होगा वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होगा, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं तो फ़र्क डालती हैं। एक पिक्चर कितनी आपको अपील करती है वो डिपेंड करता है उसकी स्टोरी लाइन पे। तो इसकी स्टोरी लाइन जो थी वो रिवेंज की थी। विजेता अगेन मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी पिक्चर है उस ज़माने की, एनडीए के बारे में, और कैसे एक वो अंगद, आई थिंक उसका नाम था, वो कैसे वो फाइटर पायलट बनता है। अमेजिंग पिक्चर। लक्ष्य, नॉट जो मॉडर्न उसमें देखें तो लक्ष्य इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो हर जनरेशन की अपनी अपनी फेवरेट मूवीज होती हैं। कंपैरिजन्स थोड़े से मुश्किल है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि रियलिटी और मूवीज में थोड़ा सा तो फर्क रहेगा ही रहेगा, राइट। आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। ऑल सेड एंड डन, आई थिंक आज की तारीख में काफ़ी रियलिज्म रहता है, जो कि शायद एकदम अर्ली मूवीज़ में नहीं था। जो फाइट सीक्वेंसेस होते हैं वो बहुत कैप्टिवेटिंग होते हैं, बट स्टिल वो जो एक बड़ी अजीब चीज़ है कि ऑपरेशन में बहुत बोर्डम होता है। मतलब जब आप वेट करते हैं तो आपके पास और कुछ नहीं है सिवाय इंतज़ार के, और वो जो इंतज़ार है वो आप पिक्चर में दिखा नहीं सकते, राइट। पिक्चर में आप एक्शन को दिखा सकते हैं, पर वो जो वेट करना होता है ना, और उस टाइम पे जो आपके विचार आ रहे हैं वो आप नहीं दिखा सकते। तो ये बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। आप जब एम्बुश में हो तो ऐसा नहीं है कि आप गए और बस यानी आपका शिकार आ गया, नहीं। हाँ, आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है।
कभी कभी 3-4 दिन हो जाते हैं, कभी कभी 7-8 दिन हो जाते हैं, कभी आपको सक्सेस नहीं मिलता है पर आप वेट करते हैं। तो आपको वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अब वो कैसे आप दिखाओगे पिक्चर में, राइट? तो ये फंडामेंटल इशू है कि आप मूवीज में कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, कुछ नहीं दिखा सकते। आपने सर जो ये टैंजेंट टच किया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऑपरेशन एक तरीके से उसका पार्ट बहुत बोरिंग भी होगा, क्योंकि द वेट वाला पार्ट जो कि लाइक आई एज एन इंडिविजुअल, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मतलब मुझे भी लगता है कि मैं समटाइम्स आई एम इनटू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। शायद मैं इस टाइम पे रह रहा हूँ जहाँ पे एवरीथिंग शुड बी सो क्विक। सो सर जब आप ऐसे किसी इंटेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं एंड देन देयर इज अ वेट पीरियड, कुछ आई अंडरस्टैंड कि सर अभी शायद रिकलेक्ट करना भी मुश्किल होगा, बट किस तरीके के सर थॉट्स आते हैं दिमाग में? व्हाट गोज इनसाइड अ सोल्जर्स हेड व्हेन ही इज रियली वेटिंग फॉर द हाइट्स? सो पहली चीज़ तो है कि आपको अलर्टनेस मेंटेन करनी है और अपनी टीम का जो है ऑपरेशनल फोकस मेंटेन करना है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज कि आपकी टुकड़ी की नफरी कितनी है। अगर छोटी नफरी है, आप 5 या 10 आदमी हैं, तो उसका अलग रहेगा। अगर आप मान लीजिए बड़ी टुकड़ी है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लोग इधर उधर ना डिस्ट्रैक्ट हों, राइट? कुछ लोग जो है उनको आप अकेले लगाएंगे, मतलब कि 2 लोगों को कहीं पे दूर रखेंगे, जो कि भागते हुए दुश्मन के लिए आप लगाएंगे, जिनको स्टॉप्स बोलते हैं, राइट, स्काउट बोलते हैं, अलर्ट करने के लिए। अब आप ये सब चीज़ें जब कर रहे हैं तो आप बिजी हैं, पर जब आपने ये ख़त्म कर लिया, अब आपको इंतज़ार करना है। अलग अलग चीज़ें होंगी, कहीं से कुछ खुड़का आएगा, आपको लगेगा कि कुछ है। आपने रेडियो साइलेंस कर रखा है, राइट, तो आप पूछ भी नहीं सकते हैं। इसके लिए आई थिंक जो ट्रेनिंग है वो आपको धीरे धीरे तैयार कर देती है। पर हाँ, शुरू शुरू में आप जब जाते हैं तो आपको ये लगता है कि हर चीज़ जो है वो एक आपको लगता है कि बस हो जाए, जिसमें कि मैं यानी हम लोग उस चीज़ में सक्सेस हो जाए। वेट जो है, इंतज़ार के लिए आपको जो है संयम चाहिए होता है, और ऑपरेशनल संयम जो है उसमें आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये आपकी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एज ए टीम कमांडर मैं हमेशा ये इंश्योर करता था कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो उसमें ये जो इंतज़ार वाला था उसका मैं ज़रूर करवाता था। मैं उसको कभी टेलीस्कोप नहीं करता था, क्योंकि जब तक आपकी आदत नहीं होगी ना बैठने की, धूप में पसीना निकल रहा है, मच्छर काट रहे हैं, जोंक चढ़ रही है, जब तक आप इस चीज़ को झेलोगे नहीं, तब तक आप रियल में आप उसको जो है संभाल नहीं पाओगे। एंड एक रूटीन भी आपको बनाना पड़ता है कि 2 ऑन 2 ऑफ, मतलब कि 2 घंटे आप अलर्ट में हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 घंटे आप रेस्ट कर रहे हो। एज एन ऑफिसर आपको वो रेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी ऑन कॉल जो है वो ज़्यादा रहता है। बट अगर आप इस चीज़ को जो है अपनी टुकड़ी में एकदम पूरी तरह से यानी ओतप्रोत कर दें, तो लोग ऑटोमेटिकली जो है यानी टेक ऑन किया, लोकेशन संभाला, उसके बाद जो है कि ओके तुम्हारा जो है ऑफ है, तो वो दूसरा इंसान जो है वो रेस्ट पोजीशन में जाएगा, उसका जो बॉडी है वो अलर्ट में रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो बोर्डम है ये मैनेज करा जा सकता है। बाकी समय के साथ आप बेहतर होते जाते हैं। मेरे को रिसेंटली सर समबडी आई मेट ड्यूरिंग ट्रैवल, यार उन्होंने मुझे बात बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बीइंग स्लो इज समटाइम्स एक्चुअली बीइंग फास्ट, to double check things, to observe things with patience, and it actually काफी चीजों को कम कर देता है वो, जो शायद आपको हेस्टिली चीजें करने में जो आप ओवरलुक कर देंगे। तो सो दिस इज अ फिनोमिनल लर्निंग फॉर मी एज अ पर्सन फर्स्ट। या तो इनफैक्ट जब हम लोग फायरिंग के लिए लोगों को ट्रेन करते थे, तो एटलीस्ट क्वालिटी में तो मैं बहुत इस पे स्ट्रेस देता था कि स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट, कि आप तसल्ली से करिए,
जब आपके हाथ ऑटोमेटिकली जहाँ पे उनको पहुँचना है वहाँ पे पहुँचना चालू कर देंगे, जब आपका हथियार ऑटोमेटिकली आपके कंधे पे जहाँ पे उसको रुकना है वहाँ पे रुकना चालू कर देगा, जब आपकी सांस जो है वो उस वक्त रुकेगी जब आपको ज़रूरत, तो आपकी फायरिंग अपने आप बेहतर हो जाएगी, राइट। वो इट्स मसल मेमोरी, आपको वो मसल मेमोरी डेवलप करनी है। मसल मेमोरी इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है, some people are blessed. No, they're not. They practice a lot. 99.9% जो लोग अपने काम में अच्छे होते हैं वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो, तो वो प्रैक्टिस करते हैं इसलिए वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड देन इट सीम्स एफर्टलेस, बट इट्स नॉट एफर्टलेस, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। इवन आई फील सर, जब मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा होता हूँ कि आई थिंक आई शुड कंटेन एंड लिमिट माई सेल्फ एंड जस्ट गो ऑन विद द साइकिल्स। लगातार सेम चीज़ को करते रहना है, तभी शायद मैं किसी भी चीज़ में कुछ कर पाऊंगा लाइफ में। एनीवे सर, एक पॉइंट मुझे आपसे पूछना था। जब और पॉडकास्ट में आपके सुन रहा था, उसमें मुझे पता चला कि आपने शायद पहली बार प्रोबेशन किया एंड ड्यू टू सम इलनेस वो पॉसिबल नहीं हो पाया टू गो थ्रू दैट एंटायर कोर्स, एंड देन आप सेकेंड प्रोबेशन करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बट इसके बीच में जो होता है सर, वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि आप जाते हैं और उस टाइम पे शायद जो प्रोसेस थी वो ज़्यादातर फिजिकल ओरिएंटेशन पे फोकस था, जहाँ पे और आप सजेशंस देते हैं कि दिस शुड बी इवॉल्व, ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए और मेंटल एंगल भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जो मैं इंट्रोडक्शन में भी कह रहा था, जैसे स्लीप डिप्रिवेशन। मैं इसको सर बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक दिन अगर कम सो जाऊं तो मेरा वो दिन कैसा रहता है, मेरी पर्सनालिटी कितनी बदल जाती है। तो जब पीपल अंडरगो, ह्यूमंस लाइक मी, जब वो इस चीज से जाते हैं, आई ऑलवेज वंडर कि वो क्या रहता होगा। आपको सर ये कहाँ से मतलब हाउ डिड यू कम अप विद दिस थिंग? क्या मोटिवेशन था सर? कहाँ से आपको ये आइडिया आया, अगर मैं इसे कह सकूं ऐसे? हाउ डिड इट हैपन सर? So firstly, I'll give you a context कि मेरी रनिंग जो थी उस वक्त बहुत इम्पैक्टेड थी। मतलब कि मैं 30 किलोमीटर में गुड में आया था, एंड आइडियली यू शुड बी यू शुड बी एन एक्सेलेंट एंड अदर थिंग। तो जो उस वक्त का जो सोच थी उसके हिसाब से मुझे बोला गया कि आपकी जर्नी यहाँ पे समाप्त होती, राइट। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं ये चीज़ दोबारा इस पे विजय तो हासिल करूँगा ही करूँगा, समय लगेगा। मैंने जो मुझे कदम उठाने थे अपने आप को और बेहतर करने के लिए, वो मैंने उठाए। साथ में ही कभी कभी कहते हैं कि जिनके साथ आप काम करते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जैसा मैंने उसको भी बताया था कि जनरल पाड़ा, देन ब्रिगेडियर पाड़ा, उनकी वजह से जो है मुझे ये मौका मिला दोबारा कि करने का। अब आती है बात जहाँ तक ये जो सोच वाली थी कि किस तरह से, तो स्टेशन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी एंड कर्नल शशि सर, उन्होंने वो 9 पैरा के थे, एसबी खन्ना, उन्होंने बोला कि भाई व्हाट आर योर सजेशन, व्हाट डू यू फील। मैंने ऐसे बोल दिया कि सिर्फ दौड़ने से इंसान जो है स्पेशल नहीं हो जाता, दौड़ने वाले तो बहुत सारे होते हैं। उन्होंने बोला कि शेयर योर व्यूज, तो इसलिए मैंने जो है वो जो मुझे लगा कि हमें करना चाहिए वो मैंने शेयर किया। अब आप पूछेंगे कि आइडिया कहाँ से है, तो ये एक दिन में आइडिया नहीं आते, ये सोच विचार आपका जो है काफ़ी सालों से होता है। और मेरे साथ जो है ये बचपन से था कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 की और दूसरी जो लड़ाइयाँ थी, युद्ध थे, उनके बारे में बहुत पढ़ता था। मुझे एक ही समझ में आई थी कि जो लीडर्स होते हैं और जो अच्छी टुकड़ियाँ थीं वो थीं जो कि दूसरों से ज़्यादा सहन शक्ति तो रखती थी, सहने की क्षमता बहुत सारों में है, पर वो फुर्ती के साथ यानी द्रुत गति से सोचने की क्षमता रखती थी, यानी अडेप्टेशन टू चेंज। वो बहुत जल्दी चेंज को अडेप्ट करते थे कि अगर कोई से भी
समझ में आया कि अच्छा ये नहीं हो सकता है, तो अब क्या करना है, उसमें वो बहुत माहिर थे। इम्प्रोवाइजेशन, राइट, अडेप्टेशन। तो ये तभी होता है जब आपकी एक तो इंटेलिजेंस का फंक्शन है ये, और दूसरा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का फंक्शन है। तो बेसिकली ये इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, यानी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि इंसान जो है इसमें अच्छा है? जब तक उसको आप प्रेशर में नहीं डालोगे तब तक नहीं कर सकते। एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इस पे बहुत रिसर्च हुए हैं, उसके बाद बहुत रिसर्च हुआ है, क्योंकि वो CIA KGB जो यानी उस वक्त ईस्ट वर्सेस वेस्ट चल रहा था, राइट, उन्होंने इन पे बहुत यानी रिसर्च की थी, और ये काफ़ी रेडीली अवेलेबल भी था फॉर रीडिंग। ऑफ कोर्स आज की तारीख में बहुत आसान है, पर उस वक्त भी यानी लाइब्रेरी सब में था। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता था, और उसके बेसिस पे जो है मैंने इन चीज़ों को जो है फिर एक जगह पे समराइज करके वो जो नोट था वो उनको भेजा, एंड उन्होंने फिर उसको इंक्लूड किया। एंड उससे जो है आज की तारीख में जो हम लोग देखते हैं, आई थिंक इट इज़ अ मोर, मेरे हिसाब से देखा जाए एक बेहतर तरीका है, क्योंकि आपको इंसान ऐसा चाहिए जो कि मुश्किल वक्त में भी सोच पे कायम रहेगा। अगर उसका दिमाग नहीं चल रहा है, सिर्फ घुटने चल रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं चाहिए। आपको इंसान चाहिए, आपको जानवर नहीं चाहिए, आपको कोई लोड कैरिंग मशीन नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली एक थिंकिंग इंडिविजुअल चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी कि कुछ योगदान है, अच्छा है कि उससे फ़र्क पड़ रहा है। बिफोर वी गो अहेड सर, अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा, अगर वो माउथ पीस पास में आ जाएगा तो हम नो इशू सर, मैं थोड़ा सा बेटर रहेगा। सर एक तो मेरे लिए तो एक बड़ा फैन बॉय मोमेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें ना मैं देखता था, कभी सोचा नहीं था कि पॉडकास्ट के थ्रू मुझे उन लोगों से बात करने का मौका मिलेगा जो जिन्होंने इन चीज़ों को कंसीव किया। सो पर्सनली इट्स अ वेरी बिग सेटिस्फैक्शन देयर। अब सर व्हाट मेक्स मी क्यूरियस कि आपने ये ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी बिल्ट ओवर टाइम, जब आपने डिफरेंट चीज़ें आप पहले से पढ़ रहे होंगे एंड इट स्ट्रक यू एंड यू वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट होगी फॉर द बेटर। सर जब आप सेकेंड प्रोबेशन कर रहे हैं और आप उसी चीज को अंडरगो कर रहे हैं, सो हाउ वाज इट लाइक कि इट्स लाइक बीइंग इन योर ओन एक्सपेरिमेंट और समथिंग लाइक दैट? हाउ डिड यू हैव एनी थॉट्स अबाउट दैट उस टाइम पे? मैंने उसके लिए तैयारी बहुत तगड़ी तरीके से की थी। मेरे पास तकरीबन 7 महीने, मुझे 6 से 7 महीने मिले थे, और मैंने उनमें से किसी 1 मिनट को भी व्यर्थ नहीं गंवाया था अपने आप को बेहतर बनाने में। इसलिए मुझे इस तरफ सोचना नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ है कि मेरा मकसद बड़ा क्लियर था कि कुछ भी हो जाए मेरे को ये पास करना है, तो फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो जब आप उस मेंटल स्थिति में होते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये लग रहा था कि ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई हो गया था, तो आई न्यू कि मैंने जो सजेशन दिया है वो सही है, क्योंकि जो लोग आप उसमें से निकालेंगे, राइट, जो निकल जाएंगे, वो आपको मालूम है कि वो लोग इस लंबी जर्नी के लिए तैयार नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो इसलिए इन अ वे अच्छा है। आई डिडंट फाइंड इट टू मच ऑफ एन इशू, आई वेलकम्ड इट। एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, आई होल्ड दिस क्वेश्चन। उससे पहले सर आपने कई जगह एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, या सुलझा हुआ इंसान आप एक फ्रेज यूज करते हैं। एक सर और एक वेस्ट के साइकोलॉजिस्ट हैं, आई गेस जॉर्डन पीटरसन, उनका एक कॉन्सेप्ट है कंटेन मॉन्स्टर का। सो व्हाट ही सेज इज कि अ गुड पर्सन हैज टू हैव द पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रक्शन और फॉर डूइंग थिंग्स, बट वो उसमें वो पोटेंशियल होता है और उसके साथ वो कॉन्शियस चॉइस होती है। जितना मैंने आपका सुलझा हुआ इंसान वाला फ्रेज समझने की कोशिश करी, वो शायद इससे थोड़ा अलग है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर आप एक ये सुलझे हुए इंसान के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करें, और दूसरा क्या उस सुलझे हुए इंसान में कहीं इस कंटेंट मॉन्स्टर की जगह है,
अगर आप उसके बारे में कुछ बताएंगे सर, दैट विल बी रियली ग्रेट। तो ये दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। पहली चीज़ तो वो है, किसी भी इंसान को अगर उसने लड़ना है तो उसने अपने अंदर के युद्ध के लिए तैयार इंसान को जो है जगाना पड़ता है। नॉर्मल इंसान जो है वो लड़ने के लिए इमिडिएटली तहीं तैयार होता है, राइट। अब आती है बात, ये जो हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये सुलझा हुआ इंसान, तो सुलझा हुआ इंसान से मेरा मतलब और तात्पर्य ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि अपना काम जानता है, अपना उस टुकड़ी में योगदान कहाँ पर होना है वो जानता है, सही और गलत का फर्क जानता है, और उसको ये समझ में आता है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो वो एक सुलझा हुआ इंसान है, उसको वो पूरी तरह से अवेयर है, वो अवेलेबल है इन द मोमेंट, यानी वो कहीं इधर उधर पे उसकी थॉट्स नहीं भटक रही हैं, वो पूरी तरह से अपने कार्य में तल्लीन है। अब आती है बात लड़ने की, तो आप पैदा ही युद्ध के लिए होते हो, हर इंसान जो है वो युद्ध के लिए पैदा। एक सैनिक को जो है वो युद्ध जो है दूसरी तरीके से करना पड़ता है। कुछ लोगों का युद्ध अलग है, सैनिक का युद्ध जो है वो सभी प्रकार का होता है, उसको मॉरल चॉइसेस भी यानी नैतिक क्या है उसका भी युद्ध जो है पार करना होता है, उसको अपने अंदर से पूरी क्षमता से दूसरे इंसान को ध्वस्त करना, उसको मार डालना, उसके लिए भी तैयार होना पड़ता है। और उसके पास ये लग्जरी नहीं होती है कि वो सोच विचार करे कि दूसरी तरफ क्या एक इंसान है, नहीं, वो उसका काम ही युद्ध है। और उस युद्ध में क्या है, कहना बड़ा अजीब लगता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप युद्ध करते ही हो ना दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसमें यानी कोई डाइकोटमी नहीं है, सुलझा हुआ इंसान और योद्धा दोनों एक जैसे हैं। कंटेन्ड मॉन्स्टर इज़ वन वे ऑफ सेइंग कि आप अंदर से जो है पूरी तरह से सक्षम और तैयार हो, पर आप वो करते तभी हो जबकि ज़रूरत पड़ती है, नैतिकता के तौर पर। हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि युद्ध जो है वो नैतिकता के साथ होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप लड़ाई में छल कपट इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो करना ज़रूरी है, पर आपका जो कारण है ना युद्ध का वो नैतिक होना चाहिए। योर फाइट शुड बी मॉरल। दिस क्वेश्चन आई वाज सर होल्डिंग फॉर मेनी डेज की जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपसे डेफिनेटली पूछूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये जो दो पर्सनालिटीज हैं वो मतलब टाइप ऑफ पर्सनालिटीज है शायद, जो आर्केटाइप कहते हैं एक तरीके से, मुझे वो कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही थी दोनों में, बट आई वाज नॉट श्योर कि आप जिस तरीके से इसको देखते हैं और जो वो जिस तरीके से देखते हैं उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। सर आपने एक जगह बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली रियलाइजिंग कि आपके पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो जब आप ये रियलाइज करते हो कि आप मॉर्टल हो, आपका एक दिन जाना तय है, तो आप अपने टाइम को उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हो। हाउ डू यू व्यू सर मतलब कि मोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमंस, हमने तो जाना तो है ही, तो मतलब how should one incorporate this thing into what he is doing? Awareness and acceptance of the fact, यानी आपको ये इस बात से पूरी तरह से वाकिफ रहना चाहिए कि हाँ आप एक न एक दिन जाएंगे। अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, एटलीस्ट आज की तारीख में। राइट, आगे विज्ञान कहाँ ले जाता है उसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो निश्चित है और आपको ये नहीं पता है कि वो कब आएगी, तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही इस तरीके के सोच करना चाहिए कि अगर क्या ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये अगर जो है बहुत ही व्यर्थ की चीज़ है। आपने अपना जो समय है वो फोकस करना चाहिए कि मैं आज
उसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं आज जो कर रहा हूँ उसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। आगे की जो है प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ये कदम उठाने हैं। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपकी एक पॉजिटिव विचारधारा रहती है, और क्योंकि आपकी विचारधारा जो है वो अच्छी विचारधारा है, तो आप जनरली जो कार्य करते हैं वो अच्छा होता है, और क्योंकि कार्य अच्छा होता है तो आप एक ऐसी स्थिति पे पहुंचते हैं एक समय जिसमें आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरे को आज जाना पड़ा तो चलेगा। और आई थिंक वो बड़ा अच्छा स्थिति है कि अगर आप ये बोलें कि ठीक है, जो मेजर बॉक्सेस थे वो टिक हो गए, अगर चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्पिरिचुअलिटी की बात अगर देखें तो अगर आप बिलीव करते हैं तो देन नोबडी डाइज। आपके सिर्फ ये जो आपकी बॉडी है सिर्फ यही खत्म होती है। आपका जो आत्मा है वो तो इमॉर्टल है, वो हमेशा रहेगी, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उसमें अगर वैसा है सोच है तो फिर आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। अलग विचार है। मेरे हिसाब से एक सोल्जर को ज़्यादा मौत के बारे में इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि वो सबको आनी है। इसलिए जो है अपने काम पे फोकस रखो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यस सर, मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा थॉट लगा है कि अल्टीमेटली ये रियलाइज करना कि टाइम स्कार्स है तो प्रायोरिटाइज करना काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। देयर इज अ नीड ऑफ अर्जेंसी देन की टू गेट थिंग्स राइट जो आपने करनी है। फिर एक आपने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि वॉर शुड बी वॉर शुड बी मॉरल, बट उसमें ऑब्वियसली एवरीथिंग इज अगेन फेयर इन लव एंड वॉर, तो उसमें डिसेप्शंस एंड और सारी चीजें यूज होती हैं जो कि आई फाइंड पढ़ने के बाद, और सर ऑब्वियसली इतना ही नॉलेज है मेरी तो कि ये कई जगह यूज होता था। स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 सर मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी वर्ल्ड वॉर 2 और महाभारत सर, दो ऐसी चीजें जो मैं बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करता हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों इवेंट्स में बहुत कुछ है जो हुआ है, इवन अपार्ट फ्रॉम द वॉर, जो और चीजें चल रही थी, द क्लैश ऑफ द पर्सनालिटीज, टावरिंग पर्सनालिटीज दोनों चीजों में थी। सर अगर आप कोई ऐसी चीज शेयर कर पाए अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जहाँ पे डिसेप्शन या इवन स्मार्टनेस यूज की गई हो, अगर आपका कुछ ऐसा, इफ यू कुड शेयर विद अस दैट वुड बी रियली ग्रेट। अरुण, शेयर तो करने के लिए चीज़ें हैं, पर डिसेप्शन से रिलेटेड चीज़ों में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको जो है पॉडकास्ट में अगर आप शेयर करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा जो है, यानी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल आपके विरुद्ध भी हो सकता है। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अपनी विचारधारा इस तरह की होनी चाहिए कि ये ऑटोमेटिक हो जाए। मतलब कि आप उसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, चाहे आप उसको ऑपरेशनल सिक्योरिटी दे दें, कवर प्लान दे दें, कोई भी नाम आप कोई से भी दे सकते हैं, पर आपके जो कार्रवाई है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कि किसी को भी ये समझ में ना आए कि आपका उद्देश्य क्या है। तो अगर आपकी हरकत कहीं पे दिखाई दे पर आपका वार कहीं और हो तो वो सही है। उसको करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में जा सकते हैं। ये तो कॉमन नॉलेज है कि आपने अलग अलग रास्ते इस्तेमाल किए और जाकर के एक जगह पे जाकर के मिले, राइट। ऐसे वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कि आम आदमी नहीं निकलना चाहेगा। मतलब कि घनघोर बारिश हो या तूफान हो या बर्फ़ चल रही हो, उस वक्त आप निकल जाएं तो यानी ये आपके संयम और आपके सहनशीलता के ऊपर है कि आप ऐसे वक्त में भी जा सकते हैं। वहाँ पे लोग आपको नहीं देख पाते और आप पहुँच जाते हैं। आप सीधे रास्ते का प्रयोग नहीं करते, आप हमेशा एक लंबा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, कहीं दूसरी दिशा से आ सकते हैं। इसके अलावा आप पैटर्न बना सकते हैं और फिर वो पैटर्न के उसमें से ही कहीं से आप एक डाइवर्जन कर सकते हैं। तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्ट ऑपरेशनल जो हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं वो मैं नहीं शेयर करूँगा। ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही यानी कॉमन नॉलेज है,
दिस इज कॉल्ड कॉमन मिलिट्री नॉलेज, तो इसलिए ये आपके लिए अवेलेबल है. बाकी पर्सनली इफ वी हैव टू टॉक वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट. पर नहीं सर, ऑब्वियसली जब आप बोल रहे थे मुझे याद आया कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं छोटा मोटा ना, कि इधर पत्थर फेंकते हैं देन उधर से जाते हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. एट द एंड ऑफ द डे एक जादूगर क्या करता है, वो हाथ हिलाता है, राइट, आपका हाथ की तरफ दिशा जाती है और जो है दूसरे हाथ से कुछ और हो जाता है, राइट. तो बेसिकली डिसेप्शन भी यही है कि आप करते कुछ हैं, इशारा कुछ और होता है, पर आपकी कार्रवाई कहीं और. Got your point, sir. Got your point, and thank you. आपने at least we got the gist of it, and that is enough for this, the motive of me asking the question. Sir, आपने once you underwent the probation twice, obviously, and then आपको ये opportunity मिली कि आप you could command the same thing. How does it feel, sir, I'm so sorry, to climb that ladder where जहाँ पहले you start from the bottom, make sense में आप उस चीज से undergo करते हैं, and then you get the chance to monitor the whole process or lead the whole process. How was the experience, sir, and what went in your mind when you were doing the same as a person? तो जिसको बोलते हैं कि सौभाग्य होता है इंसान का कि आप को कमांड करने का मौका मिले. तो मैंने अपनी पलटन नहीं कमांड की थी, मैंने 9 आसाम राइफल कमांड की थी मणिपुर में. और आई थिंक जितना मैं कर सकता था अपनी तरफ से, और जितना भी मेरे से बना, जितनी भी मेरी क्षमता थी, नॉलेज थी, वो मैंने पूरी तरह से वहाँ पर यानी एक तरह से बोलना चाहिए कि जो परिश्रम था उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी. और मेरा ये भी सौभाग्य था कि मेरे जो साथ के थे, मेरे जो जवान थे, जो जेसीओ थे, मेरे जो ऑफिसर्स थे, उन सभी ने जो है जो रास्ता मैं दिखा रहा था उसको उन्होंने पूरी तरह से अपनाया और अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा उसको जो है अपने अंदर ले करके उसके रिजल्ट्स दिए. जब हम ट्रेन करते हैं, राइट, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम रैंक में कहाँ तक पहुँचेंगे, हमें क्या मौके मिलेंगे. पर जब आपको ये मौका मिलता है कमांड करने का, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है. वो जिम्मेवारी इस चीज़ की है कि जितने भी लोग हैं वो सब आपके आदेश और आपकी दिशा, उसी में उनका जो है सक्सेस है और उसी में उनकी लाइफ है और उसी में उनका फेलियर है. तो यानी कि आपके जो यानी डिसीजंस है वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करते, वो 1200 लोग जो हैं उनकी भी जिंदगियों पे इम्पैक्ट होता है. और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. हर यूनिट को जो है सक्सेस चाहिए होता है, पर आपको ये भी देखना होता है कि सक्सेस जो है वो आप किस तरह से दिलवाएंगे. इसलिए इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. मेरे हिसाब से कमांड से जैसी चीज़ जो है वो कहीं और होती नहीं है. यानी अगर आप बाहर सिविल में देखें तो सेम नहीं है. आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, एमडी हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, पर वो बात नहीं है जो आपको एक सेना की टुकड़ी या चाहे कोई से भी हो, चाहे नौसेना हो, वायुसेना हो, थल सेना, उसको जो कमांड करने का जो एक गौरव और जो एक जो एक्सपीरियंस है वो आप पूरी तरह से बदल देता है. इट्स अ फिनोमिनल थिंग. इसको ट्रांसलेट करना इन स्टोरी फॉर्म थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतना है कि इसके जैसी चीज़ है नहीं. और मेरा जो है बहुत सौभाग्य था कि मुझे ये मिला वक्त कि मैं
9 आसाम राइफल को कमांड कर पाया, अच्छी जगहों पे, यानी बहुत ही जिसको बोलते हैं ना ऑपरेशनली अलाइव जगहों पे कमांड था। इसलिए यानी कोई ऐसा दिन नहीं होता था जहाँ पे चैलेंज नहीं होते थे। तो हम सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स थे और बहुत लर्निंग वाले टाइम्स। आई मीन आई थिंक जब आप कह रहे हैं कि कमांड, जिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली द एलीट ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप पार्ट थे, आर्मी, और जो कॉर्पोरेट्स या इन जगहों पे आई थिंक सर जो स्किन इन द गेम और जो स्टेक्स होती हैं वो डिफरेंट हैं. देयर अ लॉट इज डिपेंडेंट ऑन वन डिसीजन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कमराडरी, आई थिंक द ब्रदरहुड जो एक रेजिमेंटेशन की प्रोसेस से जो बनता होगा, द लॉयल्टी एंड ऑल दैट, वो ऑब्वियसली जहाँ पे व्हेन यू शिफ्ट कंपनीज एंड यू नो व्हेन द स्टेक्स आर डिफरेंट, तो उस टाइप की चीज़ होना मुश्किल है. सर, what I find very common is when I listen to soldiers or scholars from different even era through books, और जो आजकल के era के हैं through video और digital medium, सर काफ़ी commonality दिखाई देती है. जैसे I was listening to someone from the SAS and he said कि you know there are many times that I had to pull the trigger, but for me the moments I recall the best is जब मेरे पास वो opportunity थी but मैंने किया नहीं, and in turn I avoided some kind of damage. How important sir this kind of thinking is when you have this kind of power to decide between life and death? इट इज़ वेरी क्रिटिकल, और इसीलिए जो है इंसान का सुलझा हुआ होना बहुत ज़रूरी है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ़ायदा किससे ज़्यादा होगा, बॉडी काउंट से ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो आपके कैप्चर अलाइव के जो फॉलो थ्रू इम्पैक्ट होगा उससे ज़्यादा होगा. 9 आसाम राइफल में हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया था. रोज़ ऑलमोस्ट 4 दिन का ऑपरेशन था. हम लोग भी रेडियो कांटेक्ट के बाहर की रेंज पे थे. 4 अलग अलग टुकड़ियाँ थी. बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ पर पहुँचे थे, और जो टारगेट था उसको आइडेंटिफाई कर लिया था. अभी चॉइस ये थी कि उसको एलिमिनेट कर दिए लॉन्ग डिस्टेंस पे, कि उसको पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों चीज़ों के अलग अलग रिस्क हैं. हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम उसको जो है पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे को ये क्लियर हो गया था कि उसके साथ और कोई नहीं था, तो इसलिए चांसेस ऑफ सपोर्ट कम थे. हम लोग ने उसको यानी मूवमेंट इस तरह से किया टैक्टिकली कि जब हम पहुँचे तो वो कुछ कर नहीं सकता था. उसको पकड़ने का जो हमें फ़ायदा ये था कि ओके, अगर हम उसको हिट कर लेते तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन कि वन मिलियन किल्ड. पर उसको जो पकड़ने का फ़ायदा ये था कि हमारे को उस पूरे इलाके का जितना भी वो लोग जो कोड यूज़ करते थे, राइट, उनका मूवमेंट के पैटर्न्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया था. क्योंकि हम लोग ने उसको जो है हैंड ओवर किया था जो सेंट्रल इंटरोगेशन टीम होती है मणिपुर, उनको, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम लोग को फीडबैक दिए थे उसके, कि उसकी वजह से हमारे जो फॉलो ऑन ऑपरेशन थे अगले 4 महीने तक, हमने वहाँ पे जो है उनका पूरा जो नेटवर्क था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. तो मेरे हिसाब से ये जो है कि आपके पास क्षमता है कि आप मार सकते हैं किसी को, पर जब आप नहीं मारते तो ये आपकी जो दूसरी क्षमता है कि आप एक मैच्योर प्रोफेशनल है, आप ग्लोरी हंटर नहीं है, राइट. आप एक लेस ग्लैमरस काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उससे जो है आपका जो ऑपरेशन है, जिस वजह से आप वहाँ पर हो, उसमें सक्सेस मिलेगा आपको कंटिन्यूड तरीके से. और इसके बहुत अलग फॉल आउट होते हैं. यानी ये इसको जहाँ से हम लोगों ने पकड़ा है, उस विलेज के जो लोग थे उन्होंने जब देखा कि हम लोगों ने उसको जिंदा पकड़ा, और उनको ये पता था कि हाँ इन्होंने जो है उसको जिंदा ही जो है रखा है इसको, यानी कोई इस तरह का फालतू की चीज़ नहीं दिखाई दी, राइट. उसके बाद उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करना चालू किया कि हमारे लड़के को आपने मारा नहीं. इसके अपने एडवांटेजेस थे.
लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस थे। ऑलमोस्ट 1 साल बाद कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट था, हम लोग को उन्होंने रात में आकर के बता दिया, जिसकी वजह से हम लोग उसके ऊपर ऑपरेशन कर पाए। तो पेशेंस की ज़रूरत है और ट्रिगर हैप्पी नहीं होना चाहिए। मारना तो बहुत आसान है, नहीं मारना जो है वो रियली चैलेंजिंग है, और आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए आप पर खासतौर से ये जो हम लोग जब बात करते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन या बॉडी काउंट पे फोकस कर रहे हैं तो आप जो लार्जर पिक्चर है उसको मिस कर जाएंगे, राइट। इंसर्जेंसी सर्वाइव्स ऑन लोकल सपोर्ट, तो आपको वो लोकल सपोर्ट को तोड़ना है। वो लोकल सपोर्ट आपका तभी टूटेगा जब लोग समझेंगे कि ओके, इट इज़ पॉसिबल कि इनके साथ वार्तालाप हो सकता है, इनके साथ जो है डिस्कशन हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि फैमिलीज़ के काफ़ी प्रेशर आते हैं ऐसे जो मिसगाइडेड यूथ होते हैं उनके ऊपर कि छोड़ दो रास्ता, तो वो यही बोलता है कि मैं कैसे छोड़ूं। तो जब उनको ये समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे सेफ्टी है, तो वो आकर के छोड़ देते हैं, वहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। इन अ वे इट इज़ गुड। मैं सर किन्हीं की बुक पढ़ रहा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बुक किनकी थी, बट उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी कि कोई भी रेगुलेशंस, रूल्स या किसी भी चीज़ के पीछे या इन्फोर्समेंट के पीछे हमेशा एक इंसान होता है। और शायद ये चीज़ें बनते टाइम या जब ये फ्रेम होती है कागज़ों में, उस टाइम पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती कि जो कर रहा है, इन्फोर्स कर रहा है, या जो उसके काउंटर अपोजिट चीज़ में होगा वो भी एक इंसान होगा। और एक बात और सर, आप जैसे कह रहे थे, कल ही मैं मेजर नीति के साथ बात कर रहा था, शी वाज फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो उनसे बात करके जो मुझे समझ में आया वो ये कि शायद जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है चुपचाप ईमानदारी के साथ बिना ग्लोरी लिए अपना काम करना, टू बी टू बी कंटेन इन व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट टू बी इन द शैडोज ऑफ। सर एक मुझे आपके जितने भी मैंने रिसर्च किया, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, जैसे चाहे वो घातक मूवी, ये प्रहार मूवी हो, या काफ़ी चीज़ें आप हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट टाइम्स पे, इम्पोर्टेंट जगहों पे थे। जैसे आपने शायद एक स्टोरी पहले भी शेयर करी है, जब शायद इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच चल रहा था और आप लेट से किसी और जगह पे और रूबरू हो रहे थे उनके साथ। इज इट पॉसिबल टू शेयर दैट? और 100% हम लोग अपना, मेरा वो सेकंड प्रोबेशन का टाइम था, और हम लोग जो आउटडोर ड्यूरेशन होता है उसके लिए जा रहे थे। तो इट्स 7-8 डेज का एक्सरसाइज फॉलोड बाय एस्केप एंड एवेजन। तो जब हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, तो हमारे साथ में जो हमारे साथ के प्रोबेशन करने वाले, तो छोटा सा ट्रांजिस्टर था। तो अब हम तो जो है लीडर थे, तो इसलिए हम लोग लगे हुए थे नेविगेशन ये सब में, तो हर थोड़ी देर में आता था कि अरे इतना स्कोर हो गया, अब ये हो गया। तो इट वाज लाइक रियली गुड। और जब वो हुआ कि हम लोग जीत गए, बैंगलोर में आई थिंक मैच था, जब जीते तो यानी वो जितनी जो थकान थी, वो आधी रात चलने की पहाड़ों पे जो है इधर उधर बीहड़ में ऊपर नीचे करते हुए, वो पूरी तरह से गायब हो गई। यानी हम लोग सबका ये होगा कि ये बड़ा अच्छा ओमेन है, कि पॉइंटर है कि हमारे इतने इम्पोर्टेंट टेस्ट के दौरान विक्ट्री मिली है, तो हम लोगों को भी मिलेगी। इट वाज वेरी नाइस थिंग। सर आपका मतलब, जब मैं और चीज़ें सोचा था कि मैं आपसे क्या बात करूंगा और क्या क्या चीज़ें मैं आपसे सीख सकता हूँ, तो उसमें से एक जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जिस चीज़ का पार्ट रहे हैं वो है वर्टिकल विंड टनल। मतलब जिसको कंसीव करने में आपके और आपकी टीम ने, और मुझे सर बड़ा आपसे एक और चीज़ सीखने का मौका मिला जो आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट इन माई सेल्फ, कि आप जब भी मेंशन करते हैं आप कहते हैं कि हमेशा एक टीम होती है अपनी ऑन कॉन्वर्जेशंस में भी। सो दैट इज समथिंग दैट I have slowly started to, I'm trying to inculcate that in my own self, कि how do I realize and be part of that setup. So sir, अगर मैं किसी एक let's say स्कूल गोइंग बच्चे को समझाना चाहूँ कि ये क्या होता है वर्टिकल विंड टनल, और इसके क्या मतलब implications होते हैं, जैसे जो हम लोग देखते हैं, जो लोग people like you who are paratroopers या who were paratroopers,
तो मतलब उस सब के इस पूरे इकोसिस्टम में सर कहाँ फिट बैठता है, इफ यू कुड जस्ट ड्वेल ऑन दैट। तो बेसिकली जब आप किसी भी ऊंचाई से कूदते हैं, राइट, पहले तो ये समझना चाहिए कि जब आप किसी भी ऊंचाई से कूदते हैं तो आपके साथ क्या होता है, राइट। आप ऑब्वियसली किसी हवाई जहाज में है, उसकी एक अपनी रफ्तार होती है, राइट। आपके पास एक पैराशूट है, अब आप उस पैराशूट को पहन करके कूद रहे हैं, तो जाहिर है क्योंकि वो हवाई जहाज उड़ रहा है तेज़ी से, तो जब आप कूदते हैं तो आप फेंका जाते हैं पीछे, राइट। उसके जो इंजन हैं, चाहे वो जेट इंजन हो या प्रॉप्स हो, उनका बैक वॉश होता है, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उससे जो है आप जो है अनस्टेबल रहते हैं इनिशियली, राइट। आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे स्टेबल होना है, पर जब पहले शुरुआत का जो दौर होता है उसमें आपकी इंस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि तब तक आप हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, पर गिरना एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें समझ में नहीं आती। देखिए, आप तैरना सीख जाते हैं क्योंकि सांस रोकना पड़ता है, पर जो गिरने का जो है वो एक लिमिट तक ही होता है। आपने आपको याद होगा बचपन में कभी कभी लोगों को सपने आते हैं कि वो गिर रहे हैं और फिर वो एकदम से जग जाते हैं, राइट। तो इट्स अ वेरी अननर्विंग थिंग, मतलब कि इंसान जो है नॉर्मल, जब उसके साथ ऐसा होता है तो उसको लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा। ट्रेनिंग आपको इसके लिए तैयार करती है, पर ये सिविल वाला जो असिस्टेड फ्री फॉल है उसका तरीका नहीं होता है कि हाथ पकड़ करके आपके साथ गए लोग और आपको जो है स्टेबल कर दिया। ये आपको खुद करना पड़ रहा है, राइट। आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो इसलिए लर्निंग पे जो है इंडिविजुअल के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोग बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो वर्टिकल विंड टनल है, ये बेसिकली एक यानी तरीका है जहाँ पे कि आप हवा का एक कॉलम जो है तैयार करते हैं, मतलब कि बहुत बड़े पंखे होते हैं, उनसे आप हवा को खींचते हैं और फिर एक सिलेंडर या ट्रैप लोकेशन के अंदर उसको जो है वो हवा जो है निकलती है। वो ऊपर से फ्री भी जा सकती है और उसको रिसर्कुलेट भी किया जा सकता है। तो मतलब कि ओपन लूप और क्लोज लूप, राइट। तो क्लोज लूप ऑब्वियसली बेहतर है क्योंकि आपके एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर है उसमें। तो इसमें जब हवा जो है वो अलग रफ्तार पे होती है, मतलब कि 180 किलोमीटर 120 किलोमीटर, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसमें जो है जो ट्रेनी है उसको ये फील आप दे सकते हैं कि जब वो हवा में होगा तो कैसे वो अपने आप को, बॉडी को जो है स्टेबलाइज करे। तो जितनी जल्दी वो उसको ये समझ में आएगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है, राइट, उसको जो एयर अवेयरनेस है और उसको जो है अपनी बॉडी के जो अलग अलग हिस्से हैं, मतलब कि हाथ कहाँ पर है, पाँव किधर पर है, जितनी जल्दी उसको वो समझ में आएगा और उनमें जब वो मूवमेंट करता है तो उस किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो उतनी जल्दी जो है एक बेहतर फ्री फॉलर बनेगा, राइट। मुद्दा ये था कि हमारे पास ये चीज़ नहीं थी। ऐसा नहीं कि लोगों ने पहले कोशिश नहीं की थी, पर सक्सेस नहीं मिल रहा था। एज आई सेड, हमारे जो उस वक्त बॉस थे जनरल चेरिश मैथसन, और उनके बाद जनरल मिस्त्री, जनरल बिस्ट, तो इन्होंने जो है, इन्होंने और इनके जो स्टाफ ऑफिसर्स थे, नौटियाल, दीपक चौबे, तो हम सभी ने जो है एक तरह से मिल करके ये प्रोसेस को जारी रखा। पहले जो है साइंटिफिकली इसको अप्रोच किया कि कैसे कर सकते हैं, फिर वो जब स्टडीज़ ख़त्म हो पाई तो उसके बेसिस पे जो है अप्रूवल्स लिए, एंड फाइनली यानी उस वक्त मैं तो नहीं था, बट वी वर एबल टू बिल्ड इट। तो ज़ीरो से उसको जो है वहाँ तक ले जाना कि जहाँ पे उसके लिए आपको फुल्ली बजटेड अप्रूवल मिल जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो काफ़ी यानी मेहनत वाला काम होता है और वो अकेला इंसान तो कर ही नहीं सकता है। तो उसमें आपको साथी चाहिए जो कि लोग चलने के लिए तैयार। और आई वाज लकी कि मेरे को उस तरह के लोग मिले। ज़्यादा आपने बोला कि आई बीन लकी कि मैं ऐसी जगहों पर रहा हूँ जहाँ पे
इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं और उसमें योगदान कर सके हैं। तो गुड लर्निंग फॉर माई सेल्फ एंड आई थिंक ओवरऑल अपने देश के लिए अच्छा है कि इस तरह की चीज़ हम लोग बना हुआ है। समय लगा पर हमने उसको कंप्लीट किया है, राइट, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। सर मैं जितना मैं समझ पाया हमारी कॉन्वर्जेशन से और चीज़ों से कि शायद कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप जो सिस्टम्स बनाते हैं बहुत अच्छे होते हैं या बहुत यूजफुल और एफिशिएंट होते हैं। तो सिस्टम्स का सर लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है टू डेवलप द राइट काइंड ऑफ सिस्टम? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद जिस तरीके से हम एक सामान्य जिंदगी भी जीते हैं, या कोई सपोज हम लेट्स से मैं कॉलेज जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इफ आई हैव द प्रॉपर सिस्टम विद द प्रॉपर गोल्स, तो चीज़ें अलाइन करना थोड़ा सा अच्छी होती हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी शायद मीट हो जाते हैं। 100%। मैं आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन PPT। ये मेरा अपना एक्रोनिम है, तो इट्स नॉट पावर पॉइंट बट पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो 3 चीज़ें हैं जब ये साथ में हो जाती हैं तो आपकी टीम जो है अनबीटेबल हो जाती है। और जैसे कॉर्पोरेट में बात होती है रेजिलियंस और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ये इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इससे आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने सही लोगों का चुनाव किया है, और हर इंसान को जो है आपको महारत ही नहीं चाहिए, नॉर्मल यानी सुलझे हुए व्यक्ति, राइट, अगर आपने सही चुनाव किया है, आपने उनको जो है एक सही दिशा दी है, जो प्रोसेस है, राइट, प्रोसेस जो है बेसिकली एक दिशा दे रहा है, तो आपने जो एकदम सही दिशा दे दी है। और उसके साथ जो है आती है टेक्नोलॉजी, जो उस वक्त आपके पास बेस्ट अवेलेबल, राइट, उसको आप इस्तेमाल करिए। और फिर देखिए कि जहाँ पे आप 1+1 वाले स्थिति में थे, आप 2 स्क्वायर में हो जाओगे, राइट, मल्टीप्लाई कर जाएगा आपका एफर्ट। तो जब आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सक्सेस रेट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन अगर आपके पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी वर्ल्ड क्लास। और अगर आपके पीपल और प्रोसेस वर्ल्ड क्लास हैं, टेक्नोलॉजी में अगर आप फिर भी थोड़ा सा पीछे हैं, फिर भी आपके सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा। लॉट टू लर्न सर। मैं तो इसके बाद में नोट्स बनाने वाला हूँ। एक मेरे को सर, जब मैं अगेन सोचा था कि मैं आपसे क्या क्वेश्चंस पूछूंगा, वन थिंग आई रियलाइज कि the people that I really look up to and the people who think about things, there's always some, मतलब earlier part of life में either काफी volatility रहती है, अगर मैं शब्द यूज करूँ कि काफी ऊंचे नीचे से जाके आते हैं, तब शायद वो एक calming effect बाद में आता है। ये मतलब मैंने नोटिस किया है या पढ़ा है, जो भी कह सकते हैं आप। तो सर मैं जस्ट एक फुल सर्कल पे आ गया हूँ, और मतलब द लास्ट पार्ट आई वुड लाइक टू नो दैट, I mean, how was your younger self? Was it, let's say, as the word I said, volatile, or like, kuch rebellious tendencies thi, you were like this always? How was it, sir? No, I was volatile और बदमाश भी था। तो बचपन में बदमाश था, और एज अ टीनेजर वोलेटिलिटी जो थी वो वायलेंस की तरफ बढ़ने लगी थी। एंड इवन इन द आर्मी, जो इनिशियल ट्रेनिंग के टाइम थे, तो इट वाज अ बैड कॉम्बिनेशन ऑफ वोलेटिलिटी एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यूनिट में पहुंचने के बाद 21 मराठा लाइट इन्फेंट्री, जो मेरी पेरेंट यूनिट थी, वहाँ पे मुझे बहुत यानी सुलझे हुए लोग मिले, जिन्होंने सही दिशा भी दिखाई और मुझे ये भी समझाया कि हमारा मकसद क्या है। एक आप जो है सिंगल पर्सन नहीं हो, यू आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी टुकड़ी के लिए कर रहे हो, आप यानी एज ए यंग ऑफिसर आप अपनी प्लेटून के लिए करते हो, वहाँ से आगे बढ़ते हो तो आप अपनी कंपनी के लिए करते हो, अपने पलटन के लिए करते हो। पर जो भी कर रहे हो वो आप अकेले नहीं कर रहे हो, एक ग्रुप के तौर पे कर रहे हो। और ये मैच्योरिटी जो है, इसमें समय तो लगता है, कुछ लोग जल्दी
सीख जाते हैं, मेरे जैसे लोग थोड़ा सा समय लेते हैं, पर हाँ जब वो देर आए दुरुस्त आए, तो इट्स अ नाइस थिंग कि मैं उस तरह से वोलेटाइल नहीं हूँ अब. It would be, I wouldn't have been able to achieve the things I was able to do. दैट्स मतलब मैं सोच रहा था सर कि मतलब जनरली ये कामनेस जो है इन सीज और इन पर्सनालिटीज आर देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड स्टफ दैट हैपेंस टू अचीव की मतलब वो रियलाइज करना कि कितना इम्पोर्टेंट है टू अंडरगो दैट. मेरे सर आखिरी 2 सवाल है आपसे, बिल्कुल छोटे शॉर्ट हैं. एक तो सर अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपका फेवरेट कैप्टन कौन है रिसेंट टाइम में, और दूसरा कोई बुक या कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसी चीज जो आप रिकमेंड करना चाहें हमें, जो हम देखें और उससे हम कुछ सीख सकें. So, favorite team currently is Rajasthan Royals. It has always been my favorite team. In fact, 2 मेरी टीम्स हैं जो कि फेवरेट रहती हैं, एक है CSK और दूसरी RR. RR बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वैल्यू फॉर मनी, अमेजिंग टीम. वो जिस तरह से वो लेसर नोन टैलेंट्स को जोड़ करके जो है वर्ल्ड बीटिंग सेटअप बनाते हैं, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता. CSK primarily because of Mahendra Singh Dhoni, amazing captaincy, right? He's a guy, फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं, वो लोग गेम बहुत अच्छा खेलते हैं. यानी उनके साथ कभी ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि वो बस हथियार डाल दिया. उनके गेम्स बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं. तो दैट्स व्हाई आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि विच इज़ अ बेटर कैप्टन, ओके, तो आई गेस कैप्टनसी में डेफिनेटली धोनी कंटिन्यूज टू रैंक अमंग द बेस्ट बिकॉज हिज गेम सिचुएशन अवेयरनेस इज फैंटास्टिक. हम लोग फौज में उसको बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, तो उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत है. एंड आप देखिए पूरे इंटरनेट में आप कभी भी आप टाइप करिए एंड आपको इतने सारे यानी एग्जाम्पल मिलेंगे कि जहाँ पे कि आप सोच ही नहीं सकते कि यानी वो कैसे वो ट्रैप सेट करता है, या वो किस तरह से पर्सनली रिएक्ट करता है. आई थिंक इट्स कंप्लीट पैकेज एंड दैट्स व्हाई ही इज रियली पॉपुलर. आप ये देखिए अभी वो जो LSG के साथ उनका मैच था लखनऊ में, यानी उनका जो गढ़ है वहाँ पे लोग जो है धोनी धोनी कर रहे, तो आई थिंक ही इज गॉट समथिंग इन इट. अब आती है किताब की बात. तो मेरी जो पर्सनल फेवरेट है जो कि मैं साल में एक बार पक्का पढ़ता हूँ, तो वो है मृत्युंजय. ये शिवाजी सामंत ने मराठी में लिखी थी पर उसका हिंदी का अनुवाद है, तो मैं साल में एक बार ज़रूर पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर सैनिक को ये पढ़ना चाहिए. ये बेसिकली महाभारत कर्ण की आंखों के थ्रू है. बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है. कर्ण के बारे में बहुत सारे विचार हैं, राइट, कि वो कुंठित था और उसने जो है ये गलत किया या वो गलत किया. जो भी था, योद्धा के तौर पे वो बहुत ही बेहतरीन इंसान था क्योंकि उसने हमेशा युद्ध किया परिस्थितियों के साथ, यानी दूसरों के साथ. और ये जो चैलेंजेस हैं तो उसमें उसने गलतियां भी की. हर लीडर करता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं करता है. उसने अपने अगर उसने कोई सी गलत किया तो उसने ये किया कि जब द्रौपदी के साथ ये वस्त्रहरण हो रहा था तो उसने आवाज़ नहीं उठाई. अदरवाइज आई थिंक जनरली उसने तकरीबन अपने पीयर्स से तो बेहतर ही किया. तो ये जो उपन्यास है मृत्युंजय, ये उसकी कहानी है, उसकी जुबानी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब. तो मैं साल में एक बार पढ़ता हूँ ये समझने के लिए कि जितने भी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हम पहले हैं. इतिहास में बहुत सारे वीर नायक हैं जिन्होंने चुनौतियां जो है झेली हैं, अन्याय भी झेले. सो अगर और कुछ नहीं तो हम यही समझ सकते हैं कि संयम बहुत ज़रूरी है और इंसान को अपना नैतिक जो
अंकुश है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, सही रास्ते से चलना चाहिए। आई होप आपको ये किताब अच्छी लगेगी अगर आप पढ़ते हैं। डेफिनेटली सर, ऐड इट टू माय रीडिंग लिस्ट एंड आई होप सो जो सुन रहे हैं वो भी इसको सर। जस्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट में, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, अगर आप महाभारत, आई प्रिज्यूम कि आप ऑब्वियसली यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, तो भीष्म पितामह की सर प्रतिज्ञा के बारे में एक डू यू हैव एनी जस्ट अ पासिंग कमेंट, जस्ट एनीथिंग? आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन केम अप, मे बी कर्ण के उससे आया या कुछ, आई डिडंट प्लान दिस, बट हिज कैरेक्टर एंड द प्लेज ऑफ भीष्म पितामह, हिज इम्प्लीकेशंस। तो देखिए, कैरेक्टर तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स वाली बात हो जाती है और अलग अलग विचार भी हो सकते हैं। जहाँ तक वो जो प्रतिज्ञा की बात है, वो मैं ये बोलूँगा कि एक कर्मठ इंसान और योद्धा का है कि उसको जब जैसे ही एज अ सन, एक पुत्र के तौर पे जब उसको समझ में आया कि ये कारण है कि मेरे पिताजी जो है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मत्स्य सेना, यही नाम था ना उसका, तो उनके उससे पिताजी जो थे वो लड़की जो थी, वो भीष्म के जो पिताजी थे वो जिस लड़की, आई थिंक मत्स्यगंधा वैसे असली नाम। तो उस यानी क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे, और उनके पिताजी तो थे, उन्होंने कहा कि मेरे यानी मछुआरे के बच्चों को कैसे होगा, तो उन्होंने यानी ये कह दिया कि ठीक है, राज्य का तो त्याग ये, और अपनी जो जीवन का जो संचार होता है ना कि आप एक निशानी छोड़ करके जाते हैं, यानी जब बेसिकली रिप्रोडक्शन इज दैट ओनली, राइट, वी आर रेप्लिकेटिंग आवर ओन डीएनए, वी आर लिविंग अ साइन कि हम भी थे कहीं। उसने जो है, उस इंसान ने उस चीज़ को पूरी तरह से बोल दिया कि ये हटा दो। तो मॉरली आई वुड से कि भाई अमेजिंग, यानी इसके लिए जो है बहुत ब्रेवरी चाहिए। तो ये मॉरल करेज का एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। फिजिकल करेज जो है उसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मॉरल करेज के कम होते हैं। तो इसलिए फ्रॉम ए मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से ये प्रतिज्ञा जो थी वो सचमुच सराहनीय है। थैंक्स अ लॉट सर, आज आपने इतने डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हमारे साथ बात करी, यू शेयर्ड सो मेनी एक्सपीरियंसेस, पर्सनली आई गॉट सो मच टू लर्न एंड यू नो to take away from this podcast, and I hope so anyone who listens उसके लिए भी ये इतना ही beneficial रहा हो। So thanks a lot for that sir। नहीं, थैंक यू वेरी मच अरुण, आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से जो आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और मुझे भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम विचार करते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ ये चीज़ भी थी, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो थैंक यू वेरी मच।